विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के निर्देशों का पालन करते हुए मीनाक्षी, तक्षक, समीर भुजंग और अन्य मार्शल आर्टिस्टों ने भी रक्त परजीवी आर्मी के युद्ध गठन पर विभिन्न दिशाओं से भयंकर हमले किए। उन्होंने जिन स्थानों पर हमला किया वे उस सैन्य संरचना के कमजोर बिंदु थे और उनके हमलों से जबरदस्त परिणाम प्राप्त हुए। हमले के ऐसे चौंकाने वाले परिणाम देखकर हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोग अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बस विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के निर्देशों का पालन किया था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमलों का इतना बड़ा प्रभाव होगा। इस समय हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोग विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की और भी अधिक प्रशंसा करने लगे। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की मार्शल आर्ट प्रतिभा न केवल अविश्वसनीय थी बल्कि फॉर्मेशन पर उसकी महारत भी असाधारण रूप से उच्च थी। मार्शल आर्ट का ऐसा विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति सचमुच जीवन में एक बार ही देखने को मिलने वाला एक विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति था। उन्हें सचमुच नहीं पता था कि ऐसा व्यक्ति कहां से आया था जो उनके सुच्चुआन महाद्वीप पर अवतरित हुआ था। शायद स्वर्ग नहीं चाहता था कि रक्त परजीवी जाति द्वारा उनके सुच्चुआन महाद्वीप का विनाश हो, इसलिए उसने उन्हें बचाने के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भेजा। इस हमले के भयावह परिणामों को देखकर तक्षक भी काफी स्तब्ध रह गए। यह रहस्यमय खड्ग सन्यासी सचमुच बहुत डरावना था। उन्होंने इस युद्ध संरचना की खामियों को एक नजर में ही पहचान लिया और इतने कम समय में इसे तोड़ने का एक तरीका खोज निकाला। यह व्यक्ति सचमुच एक दुर्लभ, जीवन में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। किसी को नहीं पता था कि वह वास्तव में कहां से आया था। इस समय तक्षक को विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से और भी अधिक सावधान रहने की जरूरत महसूस हुई। हर्षवर्धन, मीनाक्षी, तक्षक, समीर भुजंग और अन्य लोगों के हमलों ने भैरव और वज्राक्ष को भी स्तब्ध कर दिया। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि हमलों की यह श्रृंखला उनकी सेना की युद्ध संरचना की रक्षा पंक्ति को इतनी आसानी से भेद देगी और इतना भारी नुकसान पहुंचाएगी। परिवर्तन गठन। भैरव ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और सेना को युद्ध संरचना में समायोजित करने के लिए तत्काल आदेश जारी किए। हालांकि जैसे ही भैरव ने युद्ध संरचना को समायोजित किया, विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने भी तदनुसार सभी के आक्रमण पैटर्न को समायोजित कर लिया। भैरव ने फॉर्मेशन में चाहे जो भी बदलाव किए हों, विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन तुरंत उसकी खामियों को पहचान सकता था, जिससे समूह को उन कमजोर बिंदुओं और अवसरों को विशेष रूप से निशाना बनाने की अनुमति मिलती थी। इसके अलावा चूंकि सभी लोग रक्त परजीवी आर्मी के गठन के सबसे कमजोर बिंदुओं पर तैनात थे, इसलिए जब भैरव ने उन पर हमला करने के लिए गठन की शक्ति को जुटाने की कोशिश की तो सेना की ताकत को शायद ही पूरी तरह से उजागर किया जा सका। जब तक भैरव ने टीम की संरचना को समायोजित किया, तब तक समूह पहले ही एक नई स्थिति में स्थानांतरित हो चुका था। जिस स्थान पर वे अब थे वह एक बार फिर से संरचना का सबसे कमजोर हिस्सा था। इससे भैरव के लिए फॉर्मेशन की शक्ति को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना असंभव हो गया, चाहे वह इसे किसी भी तरह से समायोजित कर ले। इन सभी संघर्षों के बाद भैरव बेहद निराश महसूस कर रही थी। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद भैरव न केवल किसी को नुकसान पहुंचाने में असफल रहा, बल्कि उनके हमलों में उसने कई सैनिकों को भी खो दिया। यह देखकर शर्म और क्रोध से आवेशित होकर भैरव ने अंततः सेना को 1 दर्जन से अधिक छोटी टुकड़ियों में विभाजित करने का आदेश दिया ताकि वे समूह का अलग अलग पीछा कर सके। हालांकि पूरी सेना को एक ही युद्ध संरचना में संयोजित करने से अधिक शक्ति तो मिलती थी, लेकिन इसकी लचीलापन गंभीर रूप से सीमित थी। वे इस तरह के उत्पीड़न के सामने पूरी तरह से असहाय थे। कोई और विकल्प न होने के कारण भैरव के पास सेना को 1 दर्जन से अधिक टुकड़ियों में विभाजित करके उनका पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि
जैसे ही भैरव ने अपनी युद्ध शैली को समायोजित करने का आदेश दिया, इंद्रपुरी शहर से एक तेज तलवार की रोशनी निकली और उसकी ओर वार किया। चूंकि रक्तपुंजीवी आर्मी का गठन वर्तमान में समायोजन की प्रक्रिया में था, इसलिए इसकी खामियां सबसे अधिक स्पष्ट थीं। इस अत्यंत तीक्ष्ण तलवार की रोशनी ने संरचना में मौजूद सबसे कमजोर दोष को सीधे भेद दिया। बूम! जैसे ही तेज तलवार की रोशनी ने सैन्य संरचना को चीर डाला, अनगिनत रक्तपुंजीवी सैनिक पल भर में ही नष्ट हो गए, जहां भी वह गुजरी। इस तेज तलवार की रोशनी ने फॉर्मेशन को भेद दिया और सीधे भैरव की ओर वार किया। तेज तलवार की रोशनी को अपनी ओर आते देख भैरव की आंखें पल भर में चौड़ी हो गईं। इस क्षण उसे एक जानलेवा खतरे का आभास हुआ। इस नाजुक क्षण में भैरव ने अपने हाथ में मौजूद विशाल भाले को पूरी ताकत से घुमाकर तेज तलवार लाइट का सामना किया। बूम! दो भयानक शक्तियों के टकराने से धरती को हिला देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। इतनी भीषण चोट लगने के बाद सदमे से भैरव का पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। भैरव के मुंह से खून की एक धार निकली। इस हमले से वह पहले ही बुरी तरह घायल हो चुका था। इससे पहले कि वह संभल पाता, एक झट से इंद्रपुरी शहर से एक और तेज तलवार की रोशनी निकली और उसकी ओर वार किया। यह देखकर भैरव की आंखों में भय का भाव आ गया। तलवार की यह रोशनी बहुत तेजी से आई। ऐसे हताश क्षण में उसके पास बचने का समय नहीं था और वह केवल दांत पीसकर अपने हाथ में मौजूद विशाल भाले से इसका सामना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बूम! एक और जोरदार गर्जना हुई। तलवार के इस वार को सहते हुए भैरव तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। छी! उसके मुंह से खून की एक और बौछार निकली। लगातार दो ऐसे भयानक तलवार के वार झेलने के बाद भैरव ने अपनी आधी जिंदगी खो दी थी। पीछे हटो! पीछे हटो! हुलिट्टे दहाड़ उठी। पीछे हटने का आदेश देते ही वह तेजी से दूर उड़ गया। इस समय वह इंद्रपुरी शहर के आसपास कहीं भी रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तलवार के उन दो लगातार वारों ने उसकी जान ही निकाल दी थी। भैरव का आदेश सुनकर रक्त परजीवी आर्मी भी दयनीय अवस्था में क्षितिज की ओर भाग गई। यह देखकर हर्षवर्धन मीनाक्षी, समीर तक्षक, भुजग और अन्य लोगों ने जीत का फायदा उठाते हुए उनका पीछा किया। हर्षवर्धन, मीनाक्षी, तक्षक और अन्य लोगों के पीछा करने पर रक्त परजीवी के सैनिक तुरंत तितर बितर हो गए और सभी दिशाओं में भाग गए। पीछा करना बंद करो, उन्हें जाने दो। कुछ देर तक पीछा करने के बाद विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की आवाज दिव्य विचार संचार के माध्यम से उनके कानों तक पहुंची। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के ये शब्द सुनकर समूह ने क्षितिज की ओर भागते हुए ब्लड रेस के सैनिकों को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी। अभी तक उनका इस महान युद्ध से मन नहीं भरा था। वे चाहते थे कि वे इस रक्त परजीवी आर्मी का पूरी तरह से सफाया कर दें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछली बार प्रजाक्ष के नेतृत्व वाली सेना का किया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनमें से कोई भी वापस न लौटे। हालांकि अपने मन में अनिच्छा होने के बावजूद भीड़ ने विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के आदेशों का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। भीड़ ने रक्त परजीवी आर्मी का पीछा करना बंद कर दिया और इंद्रपुरी शहर की ओर वापस मुड़ गई। युवा स्वामी, आपने हमें उन रक्त जातीय सदस्यों का पीछा करना जारी क्यों नहीं रखने दिया? इंद्रपुरी शहर की चारदीवारी में लौटने के बाद समीर ने उलझन भरे चेहरे से पूछा। हम उन सभी रक्तवंशी बदमाशों को मारने ही वाले थे। उन्हें इस तरह भाग जाने देना वाकई अफसोस की बात है। हताश शत्रु पर दबाव मत डालो। यह सुनकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने सिर हिलाते हुए कहा, भैरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि आप उसका पीछा करना जारी रखते हैं तो जोखिम कम नहीं होगा। मुझे लगता है कि युवा स्वामी कुछ ज्यादा ही सतर्क हो रहे हैं। भला खतरा क्या हो सकता है? उस रक्त जातीय सेना को तो हम पहले ही हरा चुके हैं। यहाँ तक कि उनके कमांडर भैरव और व्रजाक्ष भी अब आवारा कुत्तों जैसे हो गए हैं। इस समय तो वे बस भेड़ों के झुंड की तरह हैं जो वध की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समीर ने अपने होंठ सिकोड़े और उदासीनता भरे भाव से बोला, छोटे भाई समीर, बदतमीजी मत करो। समीर की बातें सुनकर हर्षवर्धन चिल्लाया। यह सुनकर समीर को एहसास हुआ कि उनके शब्दों से ऐसा लग रहा था
मानो वह विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन द्वारा लिए गए निर्णय पर सवाल उठा रहे हो। उन्होंने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, युवा स्वामी, मेरे शब्दों का मतलब आपके निर्णय पर सवाल उठाना नहीं था। मुझे बस इतना लगता है कि चूंकि रक्त जाति की सेना पहले ही हार चुकी है, इसलिए हमें इतना सावधान रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई मसला नहीं है। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपकी राय अलग है तो आप बेझिझक अपनी राय रख सकते हैं। हम सब मिलकर रक्त परजीवी नामक महान शत्रु से लड़ रहे हैं। हम सब मिलकर अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकते हैं। जब तक कोई राय सही होगी, मैं उसे अपना लूंगा। उदाहरण के लिए, पिछले कुछ युद्धों में साथी दाओइस्ट हर्षवर्धन की रणनीतियां वाकई उत्कृष्ट रही हैं। पिछले कुछ युद्धों में हर्षवर्धन द्वारा अपनाई गई रणनीतियां में वास्तव में बहुत अच्छी थी। इसलिए पहले विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि केवल सबसे नाजुक क्षणों में इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक ग्रैंड एरे को जुटाकर रक्त परजीवी आर्मी को घातक झटका दिया था। लेकिन इस बार चूंकि दुश्मन बहुत शक्तिशाली था और दुश्मन की युद्ध संरचना के बारे में हर्षवर्धन की समझ उसकी खामियों को खोजने के लिए अपर्याप्त प्रतीत होती थी, इसलिए विराट ने इस युद्ध की कमान संभालने के लिए कदम बढ़ाया था। कुल मिलाकर युद्ध संरचनाओं की अपर्याप्त समझ और दुश्मन की संरचनाओं में खामियों को खोजने में असमर्थता के अलावा हर्षवर्धन के अन्य क्षेत्रों में निर्णय काफी अच्छे थे। युवा गुरु मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरी यह छोटी सी क्षमता तो युवा गुरु के सामने उल्लेख करने लायक भी नहीं है। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के शब्दों को सुनकर हर्षवर्धन शर्म से भरे चेहरे के साथ बोला, ये झूठी विनम्रता के शब्द नहीं थे, बल्कि उनके दिल की गहराई से निकले शब्द थे। अतीत में हर्षवर्धन को अपनी मार्शल कला प्रतिभा पर बेहद भरोसा था और वह अपनी बुद्धि और रणनीति पर भी उतना ही गर्व करता था। अपनी शालीन और विनम्र उपस्थिति के बावजूद वह मूल रूप से एक बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लेकिन विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से मिलने के बाद इन क्षेत्रों में उनका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था। जिस मार्शल आर्ट प्रतिभा पर उसे इतना गर्व था, वह विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के सामने उल्लेख करने लायक भी नहीं थी। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की असाधारण मार्शल प्रतिभा की तुलना में उसकी अपनी प्रतिभा तो सरासर नगण्य थी। जहां तक उसकी बुद्धि की बात है, गोल्डन ड्रैगन क्लोन द्वारा इस युद्ध में किए गए नेतृत्व को देखने के बाद उसने भी इस मामले में अपनी तुच्छता को महसूस किया। विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन असाधारण रूप से उत्कृष्ट था। हर पहलू में यह कहा जा सकता है कि वह उसे कुचल सकता था। चाहे वह युद्ध कौशल हो, हृदय स्वभाव और बुद्धि हो, या गठन में प्राप्त उपलब्धियां हो, वे उन चीजों से कहीं अधिक थीं जिनकी तुलना वह कर सकता था। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से पहले उसके पास गर्व करने लायक कुछ भी नहीं था। सहताववादी हर्षवर्धन, आप कुछ ज्यादा ही विनम्रता दिखा रहे हैं। आपकी रणनीति और युद्ध कौशल अब भी बहुत उत्कृष्ट है। इस लिहाज से हर्षवर्धन को खुद को कमतर आंकने की जरूरत नहीं है। हर्षवर्धन की बातें सुनकर विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन मुस्कुराया। युद्ध संरचना में उनकी कमियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हर्षवर्धन का प्रदर्शन काफी सराहनीय था। इसी वजह से पिछली कुछ लड़ाइयों में विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने कमान में हस्तक्षेप नहीं किया था, बल्कि पूरी अथॉरिटी हर्षवर्धन को दे दी थी। इस बार दुश्मन बहुत मजबूत था और हर्षवर्धन विरोधी युद्ध संरचना में खामियां नहीं ढूंढ पाया, जिसके कारण विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने युद्ध की कमान संभालने के लिए कदम रखा। युवक स्वामी, मुझे अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया, आपने हमें अभी उन रक्तवंशी सदस्यों का पीछा जारी रखने की अनुमति क्यों नहीं दी? इस समय मीनाक्षी ने पूछे बिना नहीं रह सकी। मीनाक्षी भी सवाल को लेकर उतनी ही उत्सुक थी। बेशक उनकी पूछताछ समीर की तरह सीधी नहीं थी। अगर कोई और होता तो शायद वह यह सवाल इतनी सीधे तौर पर नहीं पूछती। आखिरकार इस प्रश्न में वास्तव में विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के निर्णय पर सवाल उठाने का संदेह निहित था। यदि सावधानी न बरती जाए
तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे दूसरे पक्ष को नाराज कर देंगे। लेकिन विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन में इस मामले में स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की सहनशीलता थी। इसके अलावा जब तक इसमें सिद्धांतों से जुड़े मामले शामिल नहीं होते थे, विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन बहुत ही सहज स्वभाव का था। इसके अलावा गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने अभी अभी कहा था कि यदि कोई प्रश्न या राय हो तो उन्हें सामूहिक परामर्श के लिए किसी भी समय उठाया जा सकता है। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए उसने अपने मन में उठ रहे संदेह को दबाना जारी नहीं रखा और इस समय सीधे ही यह सवाल पूछ लिया। साथी दांववादी हर्षवर्धन, इस मामले पर आपका क्या विचार है? मीनाक्षी की बातें सुनकर विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि हर्षवर्धन की ओर मुड़कर पूछा, मेरी नासमझी के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि युवा स्वामी का ऐसा करने का इरादा क्या था। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई। मेरी राय में छोटी बहन मीनाक्षी और छोटे भाई समीर की तरह मैं भी यही मानती थी कि उस समय जीत हासिल करने की कोशिश करने से रक्त जाति को और भी अधिक नुकसान हो सकता था। क्या आप सभी को लगता है कि रक्त परजीवी आर्मी ने वास्तव में अपनी युद्ध क्षमता खो दी थी? विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने सबकी ओर देखा और पूछा। क्या यह मामला नहीं है? समीर ने कहा। उस समय युवा गुरु द्वारा किए गए 2 तलवारों के प्रहार से रक्त जाति सेना की युद्ध संरचना पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। उस स्थिति में पूरी रक्त जाति सेना पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी और उसमें युद्ध करने की कोई क्षमता नहीं बची थी। क्या कोई ऐसी सेना जो अपनी युद्ध संरचना भी बनाए रखने में असमर्थ हो हमारे लिए कोई खतरा पैदा कर सकती है? उन परिस्थितियों में आपने पूरी सेना में से रक्त परजीवी के कितने सैनिकों को वास्तव में मार गिराया? विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने समूह की ओर देखते हुए पूछा। शायद लगभग 1/3। मीनाक्षी ने एक पल सोचा और फिर कहा, बिल्कुल सही, यह वास्तव में लगभग 1/3 था। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने सिर हिलाते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि उस रक्त परजीवी आर्मी के पास अभी भी कम से कम 60,000 सैनिक। हालांकि उनकी युद्ध शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। एक बार जब 60 से 70,000 रक्त परजीवी सैनिक एकजुट हो जाएंगे, तो उनकी युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन उनकी युद्ध संरचना पहले ही टूट चुकी है। यह सुनकर समीर ने असमंजस में आकर पूछा, जिस सेना की युद्ध संरचना पहले ही टूट चुकी हो, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, उनका क्या उपयोग है? किसी सेना की शक्तिशाली युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करने का मुख्य कारण उसकी युद्ध संरचना है। एक युद्ध संरचना कई सैनिकों की शक्ति को एकजुट कर सकती है, जिससे अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय शक्ति का प्रदर्शन हो सकता है। एक बार जब कोई सेना हार जाती है और अपनी युद्ध संरचना को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है, तो वह अव्यवस्थित भीड़ से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। इस तरह की भीड़ असली ताकतवर लोगों के सामने कोई खतरा पैदा नहीं करती। अगर कोई सेना युद्ध संरचना नहीं बना सकती, तो वह सबसे कुशल सेना के समान ही बलि के बकरे के झुंड के समान है। हालांकि उस रक्त जातीय सेना की युद्ध संरचना को अस्थायी रूप से पराजित कर दिया गया है, लेकिन उनके कमांडर भैरव और वृजाक्ष मरे नहीं हैं। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने कहा, पहले भैरव अचानक हमले से अचंभित रह गया, जिसके कारण उनकी हार हुई। भैरव के फिर से संभल जाने पर वह किसी भी समय उन रक्त परजीवी सैनिकों को फिर से संगठित करके एक शक्तिशाली युद्ध संरचना बना सकता है। अगर वे अपनी युद्ध संरचना में सुधार भी कर लें, तो क्या फर्क पड़ता है? समीर ने होंठ सिकोड़ते हुए तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, जब वे पहले से ही संगठित थे, तब भी हमने उनकी सेना को तोड़ दिया और उन्हें पूरी तरह से पराजित कर दिया। अब जब उन्होंने इतने सारे रक्त परजीवी सैनिकों को खो दिया है, तो भले ही वे अपनी युद्ध संरचना को फिर से बना लें, उनसे डरने की कोई बात नहीं है। अगर साथी दांववादी समीर ऐसा सोचते हैं, तो आप भैरव को बहुत कम आंक रहे हैं। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी हुए युद्ध को देखते हुए भैरव की युद्ध संरचना में दक्षता बिल्कुल भी कम नहीं है।
वह बस एक पल के लिए हमारी युद्ध शैली से अचंभित हो गया, इसीलिए उसे इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उस समय वह आक्रमण और बचाव दोनों करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप वह दोनों में संतुलन बनाने में विफल रहा, जिससे उसकी संरचना में इतनी स्पष्ट खामियां दिखाई दी। एक बार जब वह आत्मचिंतन करके अपनी समस्या को समझ लेगा और अपनी युद्ध शैली को समायोजित कर लेगा, जब तक वे केवल बचाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब तक हमारे लिए अपनी वर्तमान शक्ति से उनकी संरचना को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। उनकी सेना की तुलना में हमारी शक्ति अभी भी काफी कम है। आमने सामने की लड़ाई में हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यदि आप पीछा करना जारी रखते हैं और यिनिंग शहर से बहुत दूर चले जाते हैं, तो शहर की रक्षा करने वाले ग्रैंड एरे की शक्ति का समर्थन खो देंगे और भैरव द्वारा सेना पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने और जवाबी हमला करने पर आपको भारी जोखिम का सामना करना पड़ेगा। साथ ही दांववादी दर्शवधन शक्तिशाली है और शायद खुद की रक्षा कर सकता है, लेकिन आप साथी दांववादी समीर और अन्य कमजोर साथी दांववादी खतरे में होंगे। हमें दुश्मन को मारना होगा, लेकिन ऐसा करते हुए हमें अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होगी। केवल लंबे समय तक जीवित रहकर ही हम दुश्मन के आक्रमण का सामना कर सकते हैं और जिनकी रक्षा करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं। युवा गुरु की दूरदर्शिता वास्तव में हमारी समझ से परे है। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से ये शब्द सुनने के बाद हर्षवर्धन प्रशंसा से आह भरे बिना नहीं रह सकी। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन में युद्ध क्षेत्र की अत्यंत गहन अंतर्दृष्टि, दुश्मन की समझ और स्थिति की गहरी समझ थी। इसे हासिल करने के लिए असाधारण दूरदर्शिता और गहन रणनीतिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। हालांकि हर्षवर्धन को अपनी बुद्धिमत्ता पर गर्व था, लेकिन विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की तुलना में वह चमकीले चंद्रमा के सामने एक जुगनू जैसा महसूस करता था। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन से ये शब्द सुनने के बाद मीनाक्षी कुछ हद तक संशय में थी। क्या भैरव सचमुच इतनी दुर्जय थी? उसे इस बात पर बहुत संदेह था। उसे लगा कि विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन दुश्मन को जरूरत से ज्यादा आंक रहा है। अगर भैरव वाकई इतने काबिल होते तो क्या उन्हें अभी इतनी बुरी तरह से हराया जाता? जहां मीनाक्षी को संदेह था, वहीं समीर और अन्य लोग गोल्डन ड्रैगन क्लोन की बातों को और भी अधिक खारिज कर रहे थे। उन्हें लगा कि विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन जरूरत से ज्यादा सतर्क था और दुश्मन को जरूरत से ज्यादा आंकना। हालांकि अपनी शंकाओं के बावजूद वे इस बात से बेहद प्रभावित हुए कि गोल्डन ड्रैगन क्लोन उनकी सुरक्षा का कितना ख्याल रखता था। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन ने वास्तव में उन्हें रक्त जाति का प्रतिरोध करने के लिए केवल उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले साथियों के रूप में देखा। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट था कि विराट का गोल्डन ड्रैगन क्लोन उनकी सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देता था। गोल्डन ड्रैगन क्लोन रक्त परजीवी आर्मी का पीछा करने के एक बेहतरीन अवसर को खोना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वे बहुत बड़ा जोखिम उठाएं। यह महसूस करके वे और भी अधिक भावुक हो गए। वे विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के प्रति और भी अधिक निष्ठावान हो गए। इस समय वे सभी गोल्डन ड्रैगन क्लोन का साथ देने के लिए तैयार थे, चाहे उन्हें आग और पानी से गुजरना पड़े या उसके लिए टुकड़े टुकड़े हो जाना पड़े। वे जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। इंद्रपुरी शहर के बाहर महान एल्डर निलय ने पराजित हुई रक्त जाति की सेना को देखा। उनका हृदय अपार सदमे से भर गया। वह सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और अन्य लोग इतने कम लोगों के साथ इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी सेना को कैसे हरा सकते हैं। ऐसी बात तो बिल्कुल अकल्पनीय थी। अगर उसने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता कि यह सच है, क्योंकि यह सचमुच अविश्वसनीय था। इस युद्ध में उन्होंने न केवल हर्षवर्धन, मीनाक्षी, समीर और अन्य लोगों की वास्तविक युद्ध शक्ति को देखा, बल्कि इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी की दुर्जय शक्ति को भी देखा। इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी को देखकर निलय को अनजाने में ही भय की एक लहर महसूस होने लगी। सौभाग्यवश उसने पहले ही उस तंत्र पर हमला नहीं किया था, अन्यथा यदि उसने सचमुच रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को उकसाया होता
और तंत्र द्वारा नियंत्रित तलवार की किरण से घायल हो गया होता तो उसकी आधी जान चली जाती या शायद उसकी मृत्यु ही हो जाती। भैरव जैसे शक्तिशाली योद्धा भी इंद्रपुर शहर की सेना के एक ही प्रहार से बुरी तरह घायल हो गए थे, तो फिर उसकी तो बात ही क्या। निलय को विश्वास नहीं था कि उसकी ताकत भैरव से अधिक है। यदि उसे तलवार के ऐसे भयानक वार का सामना करना पड़ता तो उसकी तुरंत मृत्यु होने की संभावना कहीं अधिक थी। ये सोचते ही निलय के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। निलय ने भागती हुई रक्त परजीवी आर्मी पर और फिर इंद्रपुरी शहर लौट रहे समूह पर एक नजर डाली और उसे थोड़ी सी अफसोस की अनुभूति हुई। अगर वह अभी रक्त परजीवी आर्मी के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया होता तो वह अब तक इंद्रपुरी शहर में प्रवेश कर चुका होता। आखिरकार रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने कहा था कि जब तक वह रक्त परजीवी जाति से लड़ता रहेगा उसे शहर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले उस खतरनाक रक्त परजीवी आर्मी का सामना करने के बाद वह पूरी तरह से भयभीत हो गया था और रक्त परजीवी के लोगों से लड़ने का साहस उसमें नहीं था। सिटी प्रोटेक्टिंग ग्रैंड एरे की शक्ति को देखने के बाद निलय में अब विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन के प्रति पहले की तरह घमंडी और तिरस्कारपूर्ण होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार भले ही उस रक्त परजीवी आर्मी को हरा दिया गया था लेकिन उसकी मुख्य सेना अभी भी बरकरार थी। अपनी ताकत के दम पर वह इतनी शक्तिशाली रक्त परजीवी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि वह इंद्रपुरी शहर के आसपास के क्षेत्र को छोड़ देता तो किसी भी क्षण उसके रक्त संबंधियों के हाथों उसकी जान जा सकती थी। शहर में जबरदस्ती घुसने की बात करें तो उसमें हिम्मत और भी कम थी। अभी अभी हुए युद्ध में उसने इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति को पहले ही देख लिया था। वह जीने से ऊबा नहीं था। यह भली भांति जानते हुए कि वह नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति का सामना नहीं कर सकता, वह उस रहस्यमय खड्ग सन्यासी को उकसाने नहीं गया। एक बार जब उसने रहस्यमय खड्ग सन्यासी को नाराज कर दिया तो भले ही हर्षवर्धन ने कोई कार्रवाई न की हो, केवल रहस्यमयी खड्ग सन्यासी द्वारा इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी को नियंत्रित करना ही उसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने के लिए पर्याप्त होगा। इस समय महान एल्डर निलय न तो आगे बढ़ने का साहस कर पा रहे थे और न ही पीछे हटने का। वे पूरी तरह से दुविधा में फंस गए थे। वह केवल छवि को लेकर इंद्रपुरी शहर के बाहर छिपकर उसकी सुरक्षा पर निर्भर रह सकता था। हालांकि वह शहर में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वह इंद्रपुरी शहर के बाहर छिपा हुआ था। लेकिन जब उसके खून के रिश्तेदार हमला करने आए तो हर्षवर्धन शायद चुपचाप खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देखता, है ना? जनरल भैरव, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? इसहाक ने भैरव की ओर देखा और हताशा से भरे चेहरे के साथ पूछा। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भैरव की सेना की मदद से वे इस शहर पर आसानी से कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि अंततः वे यह लड़ाई हार गए और वह भी बेहद बुरी तरह से। एक ही युद्ध में उनकी सेना ने अपने 1/3 से अधिक सैनिकों को सीधे तौर पर खो दिया था। यहाँ तक कि वह और भैरव दोनों भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लगातार मिली हार ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया था। अपने पूरे जीवन में उन्हें कभी भी इतनी बड़ी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। पहले सेना को इकट्ठा करो, फिर हम उनकी ताकत का दोबारा परीक्षण करेंगे। बोलने से पहले भैरव ने कुछ देर सोचा। उनकी ताकत का फिर से परीक्षण करें? इसहाक चौंक गया और हिचकिचाते हुए बोला, जनरल भैरव, हमारी सेना को इतना भारी झटका लगा है, क्या हम अभी भी उनका मुकाबला कर सकते हैं? 2 हार स्वीकार करने के बाद वह पहले से ही मानसिक रूप से आहत हो चुका था। अपनी चरम अवस्था में भी उनकी सेना को परास्त कर दिया गया था और उसे हार मानकर भागने पर मजबूर होना पड़ा था। अब वह और भैरव दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे और सेना ने अपने 1/3 सैनिक खो दिए थे, जिससे उसकी कुल शक्ति काफी कम हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या वापस लौटना उन्हें चांदी की थाली में उनके सिर परोसने जैसा नहीं होगा? यह सुनकर उसे यह संदेह होने लगा कि क्या उन 2 तलवार के वारों के बाद भैरव के दिमाग को नुकसान पहुंचा है।
अभी अभी मैं लापरवाह हो गया और मैंने उन्हें कम आंका, इसीलिए उन्होंने हमें चौंका दिया। भैरव ने इंद्रपुरी शहर की ओर देखते हुए आंखें सिकोड़कर कहा, कुल शक्ति के मामले में हम अभी भी काफी आगे हैं। बस बात यह है कि उनके बीच एक ऐसा रणनीति विशेषज्ञ है जो युद्ध संरचनाओं में बहुत निपुण है। उन्होंने जानबूझकर हमारी युद्ध संरचनाओं की कमजोरियों को निशाना बनाया और हमें उस समय अप्रत्याशित रूप से घेर लिया। जब तक हम दुश्मन को कम नहीं आंकते या अंधाधुंध जीत के लिए आगे नहीं बढ़ते, तब तक हमारे पास उन्हें हराने का मौका है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक है जिसका हमने अभी तक उपयोग नहीं किया है। कौन सा महत्वपूर्ण कारक? इसहाक अचंभित रह गया और उसने असमंजस में पूछा, अभी जब हम हर्षवर्धन और अन्य लोगों से लड़ रहे थे, क्या आपने देखा कि महान एल्डर निलय इंद्रपुरी शहर की तलहटी में छिपे हुए थे? भैरव ने उसकी ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराई। मैंने किया। व्रजाक्ष ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि महान एल्डर निलय ने शुरू से अंत तक हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वह पहले ही हमारे हमले में शामिल हो जाते तो हमारी स्थिति शायद और भी बदतर होती। जनरल भैरव, आपने जिस महत्वपूर्ण कारक का जिक्र किया है वह महान एल्डर निलय तो नहीं हो सकते, है ना? बिल्कुल, ये तो वाकई महान एल्डर निलय ही है। भैरव ने सिर हिलाया और कहा, अगर इस व्यक्ति का सही उपयोग किया जाए तो वह हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? जहां तक मुझे पता है, महान एल्डर निलय ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं। इसहाक ने संदेह से भरे चेहरे के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि वह हर्षवर्धन और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के उन अन्य मार्शल आर्टिस्टों से निपटने में हमारी मदद करेगा? यद्यपि महान एल्डर निलय ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है वे मृत्यु से भयभीत रहने वाले और केवल लाभ के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं। उस युद्ध में शुरू से अंत तक हम पर आक्रमण करने का साहस न कर पाने से उनका असली चरित्र उजागर होता है। भैरव हंसा। इसके अलावा वह और ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के हर्षवर्धन का समूह केवल दिखावे के लिए ही एक साथ है। संभवतः उनके बीच गंभीर आंतरिक मतभेद है। अगर हम इसका फायदा उठाएं तो शायद हम उसे अपने पक्ष में कर सकें और उसे अपने लिए काम करने के लिए राजी कर सकें। अब जब जनरल भैरव ने इसका जिक्र किया है तो मुझे लगता है कि महान एल्डर निलय वास्तव में एक रीढ़हीन कायर प्रतीत होता है। भैरव की बातें सुनकर व्रजाक्ष ने एक पल सोचा और अंत में गहरी सहमति में सिर हिलाया। भैरव ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत पराजित रक्त संबंधियों के सैनिकों को बुलाया, उन्हें पुनर्गठित किया और उन्हें वापस एक युद्ध संरचना में समूहित कर दिया। भैरव वास्तव में एक बहुत ही उत्कृष्ट सेनापति थे। इतनी करारी हार के बाद भी वह उन पराजित सैनिकों को जल्दी से फिर से संगठित कर सकते थे। पराजित सैनिकों को पुनर्गठित करने के बाद भैरव ने रक्त परजीवी आर्मी को एक बार फिर इंद्रपुरी शहर की ओर अग्रसर किया। पिछली करारी हार से सबक लेते हुए भैरव ने दुश्मन को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की। इस समय उन्होंने योग्यता की तलाश नहीं की, बल्कि केवल गलतियों से बचने पर ध्यान दिया। सेना को पूरी तरह से रक्षात्मक युद्ध संरचना में रखा और सभी मोर्चों पर कड़ी रक्षा बनाए रखी। पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सेना द्वारा बनाई गई रक्षात्मक युद्ध संरचना अविश्वसनीय रूप से सघन थी। आक्रमण और रक्षा दोनों पर केंद्रित पिछली संरचना की तुलना में इस संरचना में सैनिकों की संख्या कम होने के बावजूद इसकी रक्षात्मक शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा इस युद्ध संरचना में पिछली संरचना की तुलना में काफी कम कमजोरियां थीं। भैरव ने रक्त परजीवी आर्मी का नेतृत्व करते हुए इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में उड़ान भरी। इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक विशाल तंत्र की शक्ति को देखकर उसने उसके बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इंद्रपुरी शहर से काफी दूरी पर रहते हुए ही उसने सेना को रुकने का आदेश दिया। ये कमीने, इनकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की?
इंद्रपुरी शहर की दीवारों पर समीर ने रक्त परजीवी आर्मी को शहर के बाहर आकाश में वापस उड़ते हुए देखा और उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। कुछ समय पहले ही इस रक्त जातीय सेना को इतनी बुरी तरह से हराया गया था। अभी कुछ ही समय बीता था कि उन्होंने इंद्रपुरी शहर में वापस आने की हिम्मत कर ली। क्या वे सचमुच जीने से थक गए हैं? युवा मास्टर सही थे। भैरव ने सचमुच अपनी रणनीति बदल दी है। हर्षवर्धन ने इंद्रपुरी शहर के बाहर रक्त परजीवी आर्मी को देखा और आ भरकर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन द्वारा किए गए विश्लेषण को सुनने के बाद उसने भैरव की ब्लड रेस आर्मी को उतना कमतर नहीं आंका जितना समीर मीनाक्षी और अन्य लोगों ने आंका था। जब उसने इस रक्त परजीवी आर्मी को देखा तो उसने समीर की तरह सिर्फ सतही तौर पर ही नहीं देखा। जब यह रक्त जातीय सेना इंद्रपुरी शहर के बाहर आकाश में फिर से प्रकट हुई तो हर्षवर्धन ने एक नजर में रक्त जातीय सेना के युद्ध गठन में बदलाव देखा। जब भैरव पहली बार इस रक्त जातीय सेना का नेतृत्व करते हुए इंद्रपुरी शहर पहुंची तो उन्होंने जो युद्ध संरचना बनाई वह मुख्य रूप से आक्रामक थी। बाद में भी जब उन पर हमला हुआ और भैरव ने युद्ध संरचना को समायोजित किया तो यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों थी, फिर भी मुख्य रूप से आक्रमण पर ही केंद्रित थी। लेकिन अब जब भैरव के नेतृत्व वाली यह रक्त परजीवी आर्मी इंद्रपुरी शहर लौटी तो उन्होंने सेना की युद्ध संरचना को पूरी तरह से रक्षात्मक संरचना में बदल दिया था। इस रक्त परजीवी आर्मी द्वारा बनाई गई रक्षात्मक युद्ध संरचना बेहद मजबूत थी, जिसमें लगभग कोई कमजोरी नहीं थी। कम से कम अपनी दृष्टि से तो वह इस युद्ध संरचना की कमजोरी को नहीं देख पा रहा था। भैरव की सेना की युद्ध संरचना में आए बदलाव को देखकर हर्षवर्धन विराट के गोल्डन ड्रैगन क्लोन की और भी अधिक प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। यह युवा गुरु सचमुच किसी देवता की तरह भविष्यवाणियां करता है। हर्षवर्धन ने मन ही मन आ भरी। ऐसी अद्भुत सूझबूझ उनकी पहुंच से बहुत दूर थी। शहरवासियों, सुनो, बाहर आओ और तुरंत आत्मसमर्पण करो। जब तक तुम हमारी रक्त जाति की अच्छी तरह सेवा करोगे, हम तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा यदि तुम हठपूर्वक विरोध करते रहे तो शहर के पतन के समय एक मुर्गी या कुत्ता भी जीवित नहीं बचेगा। वजाक्ष ने इंद्रपुरी शहर की दीवारों पर खड़े लोगों को देखा और जोर से चिल्लाया, हारे हुए लोगों का एक समूह यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करता है। शर्म कहाँ है? प्रजाक्ष की चीख सुनकर समीर ने व्यंग्य करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में जब हम शहर से बाहर निकलेंगे तो तुम फिर से बुरी तरह डर जाओगे और घबराकर भाग जाओगे। समीर के बेहद तीखे शब्दों को सुनकर प्रजाक्ष के माथे की नसें भड़कने लगी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी इतना बड़ा अपमान नहीं सहा था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें इन शब्दों का खंडन करना नहीं आता था। आखिरकार वह ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों से लगातार 2 बार हार चुका था। तक्षक ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के लोग बड़े जिद्दी हैं। क्या तुम लोग भी ब्लैक वुल्फ गैंग के लोग उनके पीछे पीछे इस अंधकारमय रास्ते पर अंत तक चलोगे? इसी क्षण भैरव ने इसहाक की ओर देखा, फिर शहर की दीवार पर स्थित तक्षक की ओर मुड़कर बोली। उस मूर्ख व्रजाक्ष ने विरोधी के एक वाक्य पर अपना आपा खो दिया। उसने व्रजाक्ष को आत्मसमर्पण के लिए मनाने का प्रयास करने ही नहीं दिया और खुद व्यक्तिगत रूप से बात करने लगा। एक सेनापति के लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य होता है। भला कोई अपने प्रतिद्वंदी के शब्दों से कैसे विचलित हो सकता है? इसके अलावा युद्ध में जीत और हार तो आम बात है। असफलता से सबक लेना जरूरी है। अगली बार फिर से जीत हासिल की जा सकती है। क्षणिक लाभ और हानि पर इतना ध्यान क्यों देना? व्रजाक्ष का ध्यान अस्थायी सफलता या विफलता पर बहुत अधिक केंद्रित था, जिसके कारण उनके लिए एक उत्कृष्ट सेनापति बनना मुश्किल हो गया। व्रजाक्ष की बातें सुनकर तक्षक के चेहरे के भाव स्वाभाविक रूप से बदल गए। व्रजाक्ष, हमारे बीच फूट डालने के बारे में सोचना भी मत। हमारा ब्लैक वुल्फ गैंग भी सुचुआन महाद्वीप का एक संप्रदाय है और मानव जाति का सदस्य है। हम तुम्हारे जैसे परग्रहियों के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं?
तक्षक ने भैरव की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, अगर यह अतीत की बात होती, अगर भैरव ने ऐसा कहा होता तो वह बिना किसी झिझक के तुरंत रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण कर देता। आखिरकार रक्त परजीवी की ताकत तो वाकई बहुत अधिक थी। पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखा को रक्त जाति द्वारा पहले ही भेद दिया गया था। जब से रक्त परजीवी आर्मी सिचुआन महाद्वीप पर पहुंची है, सिचुआन महाद्वीप के कई संप्रदायों द्वारा गठित सहयोगी सेनाएं रक्त परजीवी आर्मी का लंबे समय तक सामना करने में असमर्थ रहीं और जल्दी ही पराजित हो गईं। मोर्चे पर मिली हार के बाद से ब्लैक वुल्फ गैंग का रक्त परजीवी द्वारा इतने लंबे समय तक पीछा किया गया था कि वे आवारा कुत्तों की तरह लगातार डर में जी रहे थे। रक्त परजीवी द्वारा इतने लंबे समय तक शिकार किए जाने के कारण तक्षक को अच्छी तरह से पता था कि रक्त परजीवी की ताकत कितनी शक्तिशाली थी। इससे पहले जब रक्त परजीवी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तब उसने एक से अधिक बार उनके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनका शिकार कर रही रक्त परजीवी को उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इससे पहले जब रक्त परजीवी द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, तब उसने एक से अधिक बार उनके सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय उनका शिकार कर रही रक्त परजीवी को उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उन रक्तवंशी सदस्यों की एकमात्र रुचि उन्हें मारना और उनके मांस, रक्त और साधना को भस्म कर खाना था। ऐसा नहीं था कि तक्षक पहले आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी, बल्कि बात यह थी कि आत्मसमर्पण करने का कोई रास्ता ही नहीं था। अब यह पहली बार था जब रक्त परजीवी के किसी जनरल ने सक्रिय रूप से उसे आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि भैरव द्वारा आत्मसमर्पण करने के निमंत्रण का सामना करते हुए तक्षक ने बिना किसी झिझक के तुरंत इनकार कर दिया। रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के साथ इतना समय बिताने के कारण वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझ गया था। यदि उसने इस समय आत्मसमर्पण करने का जरा सा भी इरादा व्यक्त किया, तो वह निश्चित रूप से इंद्रपुरी शहर से जीवित नहीं निकल पाएगा। रक्त परजीवी के सामने आत्मसमर्पण करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, भले ही वह रक्त परजीवी से लड़ना न चाहता हो, फिर भी ब्लैक वुल्फ गैंग के ये मार्शल आर्टिस्ट रहस्यमयी खड्ग सन्यासी की नजर में अपनी उपयोगिता खो देंगे और उन्हें तुरंत इंद्रपुरी शहर से निष्कासित कर दिया जाएगा या फिर सीधे उनके द्वारा मार दिया जाएगा। वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी द्वारा पिछले कुछ दिनों में दिखाई गई दयालुता से मूर्ख नहीं बनेगा, यह सोचकर कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी किसी प्रकार का कमजोर व्यक्ति है। इस दौरान रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने जिस तरह से एक के बाद एक रक्त परजीवी की सेनाओं को हराया और रक्त परजीवी के इतने सारे सदस्यों का नरसंहार किया, उससे पता चलता है कि वह कितना निर्मम, निर्णायक और बेरहम था। इस दौरान उन्होंने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी की भयानक विधियों, इंद्रपुरी शहर के नगर रक्षक भव्य सरणी की शक्ति और हर्षवर्धन तथा अन्य हरे बांस तलवार संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्टों की ताकत को देखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी, हर्षवर्धन और अन्य ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के मार्शल आर्टिस्टों के सामने संघर्ष करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर रहस्यमयी खड्ग सन्यासी उसे मारना चाहता तो यह बहुत आसान होता, इसलिए वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि भैरव के आत्मसमर्पण के निमंत्रण को स्वीकार करने जैसी छोटी सी गलती कर बैठे। अगर वह अपनी बात कहने में थोड़ी देर भी कर दे और रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को उस पर शक करने का कारण बन जाए, तो उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाएगी। सीधे भैरव के सामने आत्मसमर्पण करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि वह आत्मसमर्पण नहीं करता, तो वह रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से वे अविश्वसनीय रूप से चमत्कारी औषधीय गोलियां प्राप्त कर सकता था। लेकिन एक बार जब उसने आत्मसमर्पण करने का कोई भी इरादा दिखाया, तो वह तुरंत अपनी जान गंवा सकता था। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए भी तक्षक को स्पष्ट रूप से पता था कि उसे कौन सा विकल्प चुनना है। तक्षक,
मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे ब्लैक वुल्फ गैंग की हड्डियां हमेशा के लिए इतनी ही सख्त बनी रहे। तक्षक की बातें सुनकर भैरव ने ठंडे स्वर में कहा। वह पहले से ही अच्छी तरह समझ चुका था कि ब्लैक वुल्फ गैंग का चरित्र कैसा था। ऐसा नहीं था कि ब्लैक वुल्फ गैंग पहले आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी ताकत बहुत कम थी और वे आत्मसमर्पण करने के योग्य नहीं थे। उनकी वंश परंपरा को ऐसे कमजोर दल बदलुओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इन कमजोरों में उनकी एकमात्र रुचि उनका मांस खाने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए साधना करने में थी। अगर इंद्रपुरी शहर इतना कठिन इलाका न होता तो वह तक्षक को भी आत्मसमर्पण करने के लिए आमंत्रित नहीं करता। लेकिन अब इस कुत्ते तक्षक ने सचमुच इस तरह के एहसान को ठुकराने की हिम्मत दिखाई। महान एल्डरनिलय, आपका क्या विचार है? क्या आप भी अंत तक इस अंधकारमय मार्ग पर उनका अनुसरण करने की योजना बना रहे हैं? इस समय भैरव ने अपना सिर फिर से घुमाया और इंद्रपुरी शहर के बाहर महान एल्डरनिलय से बात की। भैरव की बातें सुनकर महान एल्डरनिलय के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव स्वाभाविक रूप से झलकने लगे। वह अपने दिल में मौजूद रक्त प्रसंग को लेकर भी बेहद भयभीत था। जिस समय रक्त परजीवी आर्मी ने सुचुआन महाद्वीप पर आक्रमण किया था, उस दौरान हालांकि वह ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के प्रमुख थे, लेकिन वे उनसे लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर नहीं गए थे। लेकिन ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट के ग्रैंड एल्डर होने के नाते उन्हें मोर्चे पर स्थिति की पूरी जानकारी थी। रक्त परजीवी आर्मी की ताकत बहुत अधिक थी। सुचुआन महाद्वीप के इतने सारे संप्रदायों द्वारा गठित संयुक्त सेनाएं रक्त परजीवी आर्मी द्वारा कुचल दिए जाने से पहले लंबे समय तक टिक नहीं सकी। इसके अलावा पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखाओं पर कई शक्तिशाली संप्रदायों द्वारा गठित सहयोगी बलों को भी रक्त परजीवी आर्मी ने कुचल दिया था। यह जानना जरूरी था कि पूर्वी गहन क्षेत्र की सीमा रक्षा रेखाओं के भीतर गोल्डन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, ब्लैक स्टोन क्लिफ और सानिवान पवेलियन जैसे महाशक्तिशाली संप्रदायों की सेनाएं विराजमान थीं। गोल्डन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, ब्लैक स्टोन क्लिफ और सानिवान पवेलियन भी रक्त परजीवी आर्मी का सामना नहीं कर सके। सुचुआन महाद्वीप की तो बात ही छोड़िए, पूर्वी गहन क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को पूरी तरह से अव्यवस्थित कहा जा सकता है। उनका सुचुआन महाद्वीप पूर्वी गहन क्षेत्र के हिमशैल का मात्र एक छोटा सा हिस्सा था। पूर्वी गहन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्वी गहन क्षेत्र के प्रत्येक मार्शल आर्टिस्ट को बहुत चिंतित कहा जा सकता है। ऐसी भयावह स्थिति में उन्हें बिल्कुल भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। महान एल्डरनिलय दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति नहीं थे। छवि की तरह वह भी मृत्यु से भयभीत होने वाले और स्वार्थी स्वभाव के व्यक्ति थे। उसे रक्त परजीवी के खिलाफ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए भेजना उसमें उस तरह का साहस नहीं था। इस समय भैरव की भर्ती का सामना करते हुए महान एल्डरनिलय का दिल तुरंत डगमगा गया। अब यदि आप इस जनरल के सामने आत्मसमर्पण करते हैं तो यह जनरल आपको एक उज्जवल भविष्य की गारंटी दे सकता है। महान एल्डरनिलय को डगमगाते देख भैरव ने उनकी ओर देखा और आगे कहा, लेकिन अगर तुम भी उनकी तरह ही प्रतिरोध करते रहे तो जब शहर पर कब्जा होगा तब तक एक कुत्ता या मुर्गी भी नहीं बचेगी। उस समय अगर तुम आत्मसमर्पण करना भी चाहो तो बहुत देर हो चुकी होगी। भैरव की बातें सुनकर महान एल्डरनिलय का दिल निर्मम हो उठा। उन्हें इस बात की पूरी स्पष्टता थी कि रक्त परजीवी वास्तव में कितनी क्रूर थी। जब से रक्त परजीवी आर्मी ने सुचुआन महाद्वीप पर हमला किया है तब से यह टिड्डियों के प्रकोप जैसा हो गया है। वे जहां भी गए लोग पीड़ित हुए और लगभग सभी जीवित प्राणियों को ब्लड रेस ने खा लिया। उन बेहद क्रूर दृश्यों के बारे में सोचते हुए महान एल्डरनिलय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। इस क्षण उसका दिल और भी ज्यादा डगमगा गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और भैरव की ओर कुछ कदम बढ़ा दिए। महागुरु, इन रक्तवंशी सदस्यों के वश में ना आए। आप हमारे हरितबांस तलवार संप्रदाय के महागुरु हैं। आप रक्तवंशी के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? तभी महान एल्डरनिलय के कान में एक आवाज गूंजी। महान
महान एल्डर। निलय ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हर्षवर्धन गंभीर भाव से उनकी ओर देख रहा है। हर्षवर्धन, मुझे यह बताने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। महान एल्डर, निलय ने ठंडे स्वर में कहा। महागुरु, आप हमारे हरित बांस तलवार संप्रदाय के महागुरु और मानव जाति के सदस्य हैं। रक्त परजीवी जाति और हमारे पूर्वी गहन क्षेत्र के बीच गहरी दुश्मनी है। आप ऐसे शत्रु के सामने कैसे आत्मसमर्पण कर सकते हैं? आपको सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर आप मानव जाति के सर्वत्र शत्रु बन जाएंगे। हर्षवर्धन ने महान एल्डर निलय की ओर देखा और अत्यंत गंभीर भाव से बोला, हे हर्षवर्धन, तू कृतज्ञ कुत्ता है। अपने गुरुओं और पूर्वजों का विश्वासघात करके पराया लोगों की मदद कर रहा है। मुझे शहर में प्रवेश तक नहीं करने दे रहा। तुझे मुझे उपदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? तू खुद को क्या समझता है? यह सुनकर महान बुजुर्ग निलय ने उपहास किया। युवा स्वामी ने आपको शहर में प्रवेश नहीं करने दिया क्योंकि ग्रैंड एल्डर शुरू से ही गलत थे। हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखते हुए गंभीरता से कहा, जैसे ही ग्रैंड एल्डर आए, तुमने सही गलत का भेद किए बिना यंग मास्टर पर हमला कर दिया। यंग मास्टर का तुम्हारी गलतियों पर कार्रवाई न करना बहुत ही उदारतापूर्ण है। इसके अलावा यंग मास्टर ने यह नहीं कहा कि वे तुम्हें शहर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देंगे। यंग मास्टर ने पहले ही एक शर्त रखी थी, जब तक तुम रक्त परजीवी सेना से लड़ोगे तब तक तुम शहर में प्रवेश कर सकते हो। चाहे तुम कितनी भी मीठी मीठी बातें कर लो, सब बेकार है। मुझे शहर में प्रवेश न करने देना साफ तौर पर मुझे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश है। महान एल्डर निलय ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, यदि गुरुजी को लगता है कि आपको शहर में प्रवेश न करने देना आपको अलग थलग करना है, तो यह शिष्य आपके साथ शहर के बाहर ही रहेगा, हर्षवर्धन ने कहा। इसके साथ ही इंद्रपुरी शहर की दीवारों के ऊपर से उड़ते हुए उसकी आकृति पलक झपकते ही प्रकट हुई और वह शहर के बाहर पहुंच गया। युवा स्वामी द्वारा गठित नगर सुरक्षा कवच मुख्यतः शहर के भीतर रहने वाले आम लोगों की रक्षा के लिए है। जब रक्त जाति की सेना हमला करती है तो हमें भी बाहर जाकर लड़ना पड़ता है। हम शहर में प्रवेश करें या ना करें, इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी समय मीनाक्षी भी शहर से बाहर उड़ गई और महान एल्डर निलय की ओर देखने लगी। मीनाक्षी, तू कुतिया, तू सबसे घृणित है। मुझे नहीं पता तूने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी से क्या फुसफुसाकर बातें की कि उसके मन में मेरे प्रति इतना गहरा द्वेष पैदा हो गया। बाकी सबको वो अद्भुत औषधीय गोलियां मिल जाती हैं, लेकिन वो मुझे नहीं देता। मीनाक्षी की बातें सुनकर छवि ने गुस्से में कहा, अब तुम यहाँ आकर इतना बड़ा उपदेश देने की हिम्मत कर रही हो, सच में घिनौना है। बेशर्म कुतिया, पहले तुम सीनियर ब्रदर हर्षवर्धन को बहकाती थी और अब जब तुमने देखा कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी और भी श्रेष्ठ है तो तुम उसे बहकाने जा रही हो। छी, तुम तो बस एक बेशर्म वेश्या हो। वेश्यालयों की वेश्याएं भी तुम्हारे सामने फीकी नहीं है। तुमने ग्रीन बैम्बू स्वॉर्ड सेक्ट की इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी है। छवि, तुम बकवास कर रही हो। मैंने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को कब बहकाया? छवि के तीखे शब्दों को सुनकर मीनाक्षी गुस्से से कांप उठी और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। जब तुम इतने बेशर्म और नीच काम करने की हिम्मत करते हो तो अब इसे स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं करते? छवि ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने रहस्यमयी खड्ग सन्यासी को बहकाया नहीं होता तो वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों करते? तुम्हारे पास ये उच्च कोटि का अमर दिव्य हथियार कहां से आया? क्या तुम ये कहने की हिम्मत करती हो कि रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने तुम्हें ये नहीं दिया? और तुम्हारी साधना में इतनी सफलता कैसे मिली? क्या रहस्यमयी खड्ग सन्यासी ने ही तुम्हें वो अद्भुत औषधीय गोलियां नहीं दी? कमीनी, कौन जाने तुमने बिस्तर पर उसकी सेवा करने के लिए कितनी मेहनत की होगी ताकि उसका दिल जीत सको। आप छवि के शब्दों को सुनकर मीनाक्षी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कांपती उंगली से छवि की ओर इशारा किया। वह एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि छवि इतनी द्वेषपूर्ण हो सकती है कि वह इस तरह सार्वजनिक रूप से उसकी बदनामी करे।
वह और रहस्यमय खड्ग सन्यासी पूरी तरह से निर्दोष थे और उन्होंने कभी कुछ भी अनुचित नहीं किया था। लेकिन अब छवि के मुंह में वह एक ऐसी वेश्या बन गई थी जो लाभ के लिए अपना शरीर बेचती थी। मीनाक्षी यह सब कैसे सहन कर सकती थी? दुर्भाग्यवश मीनाक्षी स्वभाव से सौम्य थी और वह छवि की तरह ऐसे द्वेषपूर्ण शब्द नहीं कह सकती थी। ऐसे मामलों पर झगड़े में वह छवि का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकती थी। क्या मैंने बिल्कुल सही बात कह दी और अब तुम चुप हो गए? मीनाक्षी को गुस्से से कांपते देख छवि ने घमंडी मुस्कान के साथ कहा, अरे कुतिया, तू दिखावा करने में माहिर है। साफ तौर पर एक वेश्या है जो किसी के भी साथ सो सकती है, फिर भी तू एक पवित्र और शुद्ध परी होने का नाटक करती है। पर्याप्त। जैसे ही छवि मीनाक्षी का अपमान करना जारी रखने ही वाली थी, हर्षवर्धन इसे और सहन न कर पाने के कारण गहरी आवाज में चिल्लाई,